जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक जिसने निफ्टी में आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर आउट परफॉर्म कर दिखाया है। एक साल के अंदर तकरीबन 250% का रिटर्न और उसके बाद मार्च में इसके अंदर 15% फॉल आप लोगों ने आता हुआ देखा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होते हैं कि अब इस बैंक में आगे क्या करना चाहिए। क्या लोअर लेवल पर जिन लोगों ने इसको लिया है उन लोगों को यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए, यानी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने बिगिनिंग ऑफ मार्च या मार्च से पहले इसको बाय किया है और हायर रेट्स के ऊपर बाय किया है, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है और क्या ये कोई फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो में इत्मीनान से मेरे साथ आगे बढ़िए, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम कि आप लोगों को अपने स्क्रीन के राइट साइड पर सब्सक्राइब का एक बटन नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आप लोग आने वाले टाइम में कोई भी मार्केट से जुड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करते हुए देन अगेन टेक्निकल एनालिसिस जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंडामेंटल और टेक्निकल, वो एनालिसिस करने के बाद हम लोग इसके गिरने के पीछे के कारण और आगे की प्रोबेबिलिटीज जो बनती है, जो पोजीशनिंग बनती है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। मार्केट कैप 31,614 और करंट प्राइस 57। करंट प्राइस 57 के साथ साथ जो 52 वीक हाई है वो 69.3 है और 52 वीक लो 18.4। अपने बुक वैल्यू से डबल पे काम करता हुआ और अपने इंडस्ट्री पी से ट्रिपल पे काम करता हुआ ये बैंक आपको नजर आएगा। आरओई जो है वो -16.9 है, क्योंकि स्टिल जो इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो अभी तक प्लस में नजर नहीं आ रहा है, यानी फाइनेंसिंग लॉस अभी तक ये बैंक कर रहा है। रीजन बीइंग कि ये एक कन्वर्जन मोड में है, स्टिल एक कन्वर्जन मोड में है, जहां ये कॉर्पोरेट बैंकिंग से क्विट कर या आप कहें कि कॉर्पोरेट बैंकिंग को कम कर रिटेल बैंकिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नाम लेना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, वी वैद्यनाथन, जिनका विजन जो है, जिसकी वजह से आपको इस बैंक में इतना बड़ा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इस बैंक का पास्ट हम देखें तो वो इतना प्रॉमिसिंग या इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आता था। अब हम बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो 40% के आसपास है और इसके बाद हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज की फेस वैल्यू के साथ ये काम कर रहा है। डिविडेंड अभी ये पे नहीं करते हैं और आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको स्प्लिट या बोनस की चांसेस बनती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल ये अपने 50 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है ये इसके 50 डीएमए की लाइन है और ब्लू लाइन जो इसके ऊपर ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही है वो प्राइस की लाइन है। अब हम बात करते हैं कि क्वार्टरली ये किस तरह दिखाई देते हैं। तो जो बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करता है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आएगी, बट ईयर ऑन ईयर जो है वो कुछ कम होती हुई हमें नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फाइनेंसिंग लॉस की तो फाइनेंसिंग लॉस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है वो कारण बैंक की प्रोविजनिंग है। बैंक ने एनपीएस को लेकर अपने प्रोविजनिंग को इंक्रीज किया है। हालांकि बैंक ने एक स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया था कि जितना भी लोन बैंक ने पेंडेमिक के दौरान या लॉकडाउन के दौरान दिया था उसमें से 75% के आसपास रिकवरी बैंक कर चुका है। उसके बाद भी बैंक ने एनपीएस को लेकर स्ट्रिक्ट मेजर अपनाते हुए बैंक ने प्रोविजनिंग की है, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके फाइनेंसिंग लॉस के रूप में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एक बड़ा रीजन कि इंटरेस्ट के जो एक्सपेंस हैं वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट रिलेशन कासा रेशियो से होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज और दिखा देता हूँ और हम लोग फंडामेंटल से जंप कर यहाँ आए हैं। यही रीजन है कि आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस समय आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस समय वीडियोस को स्किप करके ना देखें, सो दैट कि आप लोग जो चीजें
फंडामेंटल्स पर दूसरी जगह से लिंक होती है। जब वो बताने लगते हैं तो आप लोग उस पार्ट को स्किप कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह जाती हैं। तो बैंक का जब कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर हुआ था आईडीएफसी का, तो उस समय कुछ कमिटमेंट्स हुए थे। प्री मर्जर मार्च 18 सितंबर 18 प्री मर्जर की फिगर जो है रिटेल फंड एसेट्स की वो 7038 करोड़ और 9968 करोड़ थी। दिसंबर अपॉन मर्जर के दिन ये 36,236 करोड़ की थी। रिटेल फंडेड एसेट्स जो हैं उनको लेकर जो टारगेट सेट किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी आने वाले 4 साल के बाद जो टारगेट सेट किए गए थे वो 1 लाख करोड़ के थे। और करंट पोजीशन दिसंबर में जो है वो 66,665 है, यानी बैंक जो है वो ऑन ट्रैक चलता हुआ आपको नजर आ रहा है जो इन्होंने टारगेट्स इनको मर्जर के टाइम पर मिले थे। रिटेल एज परसेंटेज ऑफ टोटल फंडेड एसेट्स 70% का टारगेट था, आफ्टर 4 ईयर 60% अचीव कर चुके हैं, तो ऑन ट्रैक है। होलसेल फंडेड एसेट्स जो हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट लोन हैं, उनका टारगेट क्या था? वो टारगेट था कि बैंक जो है वो 56,000 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और उनका टारगेट था कि वो 40,000 करोड़ पे इसको ले आएंगे, राइट। तो अभी वो 34,809 करोड़ के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऑन ट्रैक है। ऑफ विच इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 22,710 करोड़ के थे, जिसको नील करने की बात की थी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और अभी वो हाफ होकर 11,602 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऑन ट्रैक है। टॉप 10 बोरोवर्स का अगर हम देखें तो ये भी आपको ऑन ट्रैक नजर आता है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए दिसंबर 18 में 1.97% था, जिसको लेकर ये कमिटमेंट की गई थी कि बैंक जो है वो 2 to 2.5% जो है वो ग्रॉस एनपीए मेंटेन करेगा। वहां तक ग्रॉस एनपीए की फिगर रखेंगे मार्च 24-25 तक, जो कि अभी 1.33% है, जिसमें कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर अभी जो है वो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनके तहत जो इनकॉर्पोरेशन होने बाकी हैं उसके तहत यहाँ पर आपको ये स्टार लगा हुआ दिख रहा है। उससे पहले इन्होंने लिखा है ऑन ट्रैक। तो ग्रॉस एनपीएस के ऊपर हमें नज़र बनाए रखनी होगी और आने वाले क्वार्टर्स में इनके रिजल्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। नेट एनपीएस की बात करें तो नेट एनपीएस आपको यहाँ पर अपॉन मर्जर 0.95% नजर आ रहे हैं, जिनका टारगेट था 1.1 to 1.2%, और अभी जो एक्चुअल पोजीशन है वो 0.33% का नेट एनपीए यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टिल यहाँ पर भी एक स्टार मार्क हमें नजर आ रहा है, यानी अभी उसके अंदर दिस फिगर अपीयर्स लो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन टू स्टॉप एनपीए classification post 31st August till further order without this impact of GNPA as on 31st December would have been 4.18% and NPA and net NPA would have been 2.04%. तो यहाँ पर ये फिगर्स जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि एक चिंता का विषय है, और वो यहाँ पर बैंक ने क्लियरली मेंशन भी किया है कि अगर अभी आरबीआई ने जो गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके तहत अगर एनपीएस की एक्चुअल फिगर यहाँ पर डाली जाए तो वो 4.18 जितना बड़ा नंबर है, और नेट एनपीए की फिगर भी 2% के आसपास आपको दिखाई देती है। कासा रेशियो की बात करें तो कासा एज ए परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट 8.68% मर्जर डेट पर था, और 30% जो है वो 24 तक अचीव करने की बात थी, फाइनेंशियल ईयर 24, और उसके बाद 50% देयर आफ्टर, जो कि अभी करेंटली 48.31% के ऊपर है। तो ये टारगेट बैंक अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कासा रेशियो जो है वो 48.31% होने का मतलब एक गुड कासा रेशियो बैंक मेंटेन कर रहा है। कासा रेशियो मीन करंट एसेट सेविंग का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, राइट। ब्रांचेस जो है वो
डेट ऑफ मर्जर पर 206 थी, जो कि इंक्रीज होकर 576 हो गई है, जो कि इनका टारगेट जो है वो आने वाले टाइम में 800 टू 900 ब्रांचेस इंक्रीज करने का है। तो ये इसके ऊपर भी ऑन ट्रैक हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बैंक जो है उसने मर्जर के टाइम पर जितनी कमिटमेंट्स की थी उसके ऊपर बैंक जो है मोर और लेस आपको ऑन ट्रैक या टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार हम लोग इस बैंक के नेट प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट्स जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आप लोगों को पीछे 4 क्वार्टर से प्लस में ही नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई माइनस की फिगर नहीं है और ये आपको चारों क्वार्टर में बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, यानी 118, 136, 137 और 190, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपको इसके शेयर्स के ऊपर भी आता हुआ, शेयर प्राइस के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दिया है। बट ऑब्वियस 250% का रिटर्न जो है वो बिना मतलब तो कोई बैंक जो है वो लाता हुआ दिखाई देगा नहीं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 76 करोड़ से 100 करोड़, 109 करोड़, 137 करोड़, यानी बहुत ही सुपर, आपको 4 क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस आपको नेट प्रॉफिट के पार्ट पर नजर आ रही है। और बैंक उससे पहले जो है वो माइनस के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा था, यानी एक साल 4 क्वार्टर, लास्ट 4 क्वार्टर और बैंक सुपरली परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब इस बैंक के साथ जो कंसर्न है वो उस कंसर्न की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि बैंक की बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। तो बैलेंस शीट में 2 रेड फ्लैग्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक रेड फ्लैग लगता हुआ नजर आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है कि बैंक ने अपने रिजर्व जो हैं वो 3000 करोड़ से डिक्रीज किए हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन। बैंक ने अपनी कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल, वो इंक्रीज की है, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। तो ये 2 रेड फ्लैग्स जो हैं ये लगते हुए नजर आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को आपको स्पेशली नोट करके रखना है। बैंक बहुत प्रॉमिसिंग है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आप लोगों की नॉलेज में होने चाहिए, उन पॉइंट्स को आप लोग साथ के साथ नोट करके रखें। शेयर कैपिटल का बढ़ना जो है वो किसी भी एंगल से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और रिजल्ट्स जो हैं उसका घटना भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कि मार्च 19 में जो इनके डेट थे वो 1,40,337 करोड़ तक पहुंच गए थे, जो कि डिक्रीज होकर मार्च 2020 में 1,22,476 के आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। बैंक जो है वो बाकी फ्रंट्स के ऊपर बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही बैंक के एनपीएस के ऊपर हमें नजर बना के रखनी होगी। हालांकि बैंक जो है वो प्रोएक्टिवली अपने प्रोविजंस को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इसके प्रॉफिट्स पर या उस टाइम जो पोजीशन चल रही होगी उसके ऊपर हिट करता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर बेटर प्रोविजनिंग बैंक ऑलरेडी कर रहा है तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बैंक ने ऑलरेडी 2000 करोड़ का फंड रेज किया था लास्ट ईयर और अब जो है बैंक अगेन फंड रेजिंग की बात कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ और उस न्यूज़ को एनालाइज करने से पहले एक बार हम लोग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी ध्यान से देख लेते हैं। तो 40% जो है वो प्रमोटर के पास है। एफआईआईज का इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर से एफआईआईज ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है और एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग इंक्रीज करने का मतलब कि एफआईआईज और डीआईआईज को ये भरोसा है कि ये बैंक जो है ये उन्हें अच्छा मोटा रिटर्न बनाकर दे सकता है। दोस्तों, हमारे और आपके खरीदने से या रिटेल इन्वेस्टर्स के खरीदने से कितना फर्क पड़ता है और एफआईआईज और डीआईआईज की फंडिंग से कितना फर्क पड़ता है। जो लोग मार्केट में कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं और जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को ये बात समझने में 1 मिनट भी नहीं लगने वाली है। गवर्नमेंट के पास इसके 4.61% के शेयर हैं और पब्लिक के पास इसके 32.49% के शेयर नजर आते हैं। अब हम इसको
चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को इसके चार्ट से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों को बताई थी। उस समय ये बैंक जो है ये इसका RSI 70 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और करंटली जो है ये मिड बुलिश जोन में यानी 64.20 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी स्टिल ये जो है ये बुलिश जोन में आप लोगों को काम करता हुआ नजर आ रहा है। बट अब अगर इस बैंक ने यहाँ से फर्दर गिरावट दिखाई तो इसका जो लेवल होगा वो क्या हो सकता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करने की पोजीशन में है तो वो क्या पोजीशन बनती है वो भी हम यहाँ पर अभी जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस लेवल पर ये बैंक अभी खड़ा है वहाँ वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखें तो अप्रैल 19 में यानी ऑलमोस्ट 2 साल पहले बैंक ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था, जहां पर आज ये आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक ने 55 रुपीस के आसपास 55.50 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया था और उस लेवल पर आज इसने सपोर्ट लिया है और वहां से इसने 57.05 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे खींची है ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स को शो करती है, जिसमें बैंक ने 2016 में, 2018 में, 2019 में और 2021 में उस लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 से 4 बार बैंक ने इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है और जब इस रेजिस्टेंस लेवल को बैंक ने ब्रेक किया यानी अराउंड 38 के लेवल को जब इसने इस बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, जो कंटिन्यूएशन में आपको 3 ग्रीन कैंडल नजर आ रही हैं, जब इस लेवल पे आपको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे बैंक ने आप लोगों को उस ब्रेकआउट लेवल से आगे का रन दिखाया है। अब बैंक ने लास्ट टाइम जो जनवरी 18 में जिस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था उसी लेवल पर बैंक ने अब रेजिस्टेंस फेस किया है और वहां से ये आपको डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब तकरीबन 65 टू 68 या 69 रुपीस की फिगर जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 69 के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और वहां से आप लोगों को ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी फिलहाल ये 57 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर जो अभी डाउन साइड बनता है वो हार्डली 1 या 2 रुपए का ही बनता है। अगर ये फर्दर इससे ज़्यादा आपको डाउन आता हुआ दिखाई देता है तो आप लोग अगर कोई स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहते हैं तो वो स्टॉप लॉस आप लोग 46 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डाउन साइड करंटली अभी नहीं दिख रहा है। एकदम इमीडिएट जो है ये अभी 2 रुपए, 1 या 2 रुपए का आप लोगों को फर्दर कुछ करेक्ट होता हुआ दिखाई दे, बट उसके बाद जो है इसके अंदर अभी अपसाइड और तेजी की संभावनाएं बन रही है। अब क्या न्यूज़ है उस न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग चलते हैं और इसके नियर जो टारगेट्स हैं वो इसने जहां जिस लेवल से आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ ये दिखाई दिया था वही इसके नियर शॉर्ट टर्म के टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 70 रुपए के आसपास। और उसके बाद अगर ये बैंक आगे बढ़ता है और इससे अपर लेवल पर आपको क्लोजिंग लेता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद के जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स 80 रुपए या आप कहें 80-82 रुपए से ऊपर के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उससे बड़े लेवल के जो टारगेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, जहां पर ये इस साल के एंड में यानी आप लोगों को 130 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो आप लोग इस लेवल पर इस शेयर के साथ जो है वो आप लोग बने रह सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली आप लोग इस बैंक के साथ पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस का लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है, सो किसी तरह की कोई बहुत बड़ी टेंशन लेने की या बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक नीचे क्यों आया है अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग वो न्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं जिस न्यूज़ की वजह से आप लोगों को इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस QIP टू रेज फंड्स 3000 करोड़ की फंड रेजिंग
जो है वो इन्होंने अनाउंस की है और उसके लिए ये QIP लाने जा रहे हैं। QIP इज़ नॉट अ बैड थिंग। QIP जो है वो बैंक के लिए पॉजिटिव काम करता है और ये आने वाले टाइम की कंटिजेंसीज को केटर करने के लिए बैंक फंड रेज कर रहा है, सो देन कि आने वाले फोर्सीन इवेंट्स को बैंक जो है वो संभाल सके। ऐसे में बैंक ने 60.34 के रेट पर, जो कि इनके ट्यूसडे के रेट से 3.5% प्रीमियम है, वो फ्लोर प्राइस डिसाइड किया है और अप्रैल 6 को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है जिसमें ये इसका इशू प्राइस और अदर डिटेल्स जो QIP से रिलेटेड है वो ये फाइनल करने वाले हैं। और फंड रेजिंग जो है उसके बारे में वी वैद्यनाथन जी का कहना है कि फंड रेज विल हेल्प द बैंक टू ग्रो इट्स लोन बुक, जैसा कि उनका कमिटमेंट है कि वो 25% ईयर ऑन ईयर लोन बुक ग्रो करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर, और ये टारगेट उनको अचीवेबल लगता है बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन। तो जैसा उन्होंने लिखा है, आर स्टेटेड एजेंडा इज टू ग्रो द बुक एट 25% एवरी ईयर फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, considering that we are targeting the retail and small business segment, it is entirely possible to achieve this growth rate। तो वो इसको लेकर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बट एनालिस्ट का जो व्यू है वो फिलहाल इनके साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है और जिसकी वजह से आप लोगों को इस शेयर के अंदर फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ साथ ही जो एनालिस्ट का व्यू है वो एक एनालिस्ट इसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं, 2 इसको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 4 जो है वो इसको सेल करने की बात कर रहे हैं। इस वजह से इसके शेयर प्राइस में 3.7% की गिरावट आपको देखने को मिली है और फिलहाल ये 57 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और वापस से एक 2.33% की रिकवरी भी आज आप लोगों को देखने को मिली है। तो ऐसे में इस शेयर के अंदर मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बता दिया है कि अगर उससे फर्दर ये डीप आप लोगों को डीप करते हुए नजर आता है तो आप लोग इसके अंदर से जो है एग्जिट करने का प्लान बना सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट फिलहाल जो है ये बैंक आप लोगों को यहाँ इस लेवल पर सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है और अगर ये बैंक आप लोगों को यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो क्या लेवल बनेंगे वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर लिए हैं। बैंक जो है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, तो किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाय रेटिंग स्टिल इतने प्रॉमिसिंग बैंक में जिसमें आप लोगों को 200-250% का रिटर्न है और जिसमें वी वैद्यनाथन जी का विजन जो है वो इतना क्लियर नज़र आ रहा है। बैंक जो है जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऑलमोस्ट अपने सभी टारगेट्स को इधर अचीव करने के पॉइंट पर है या फिर वो ऑन ट्रैक है। तो ऐसे में बैंक के साथ जुड़े रहने का लॉन्ग टर्म का बेनिफिट जो है वो इसके शेयर होल्डर्स को होने वाला है। तो यहाँ हमारी जो रेटिंग है वो स्टिल अभी चेंज नहीं हुई है और ये बैंक जो है ये आप लोगों को 1 साल के अंदर 130 के आसपास का जाता हुआ दिखाई देगा दिसंबर 2021 तक। तो इस न्यूज़ के साथ और इस एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है अपनी एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके आंसर देने की। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सो दैट कि आप लोग आने वाले टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है वो कभी भी मिस ना करें। So thanks for watching. Keep investing. Stay safe. Thank you. Bye.